हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर और मेरा नाम अभिषेक कानोड़िया है। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ नया टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स किस पर होंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस का टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। कभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 उस लेक्चर को ज़रूर देखें जिसमें हमने ओम्स लॉ बताया था और ओम्स लॉ के साथ रेजिस्टेंस भी हमने पूरा के पूरा पढ़ लिया था। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। किस पर? रेजिस्टेंस पर और ओम्स लॉ पर, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में या फिर जेई एग्जाम या नीट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो बच्चों मैं यहाँ पर डेटा लिखते जाता हूँ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 10 ओम है। इज स्ट्रेच टू थ्राइज इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मान लीजिए सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, पर इसे स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच कर कर इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? थ्राइस। ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, एक वायर था, हाँ, जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम था, बिल्कुल 10 ओम था, और उसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच मतलब खींचा। खींचा का मतलब ये हुआ कि देखिए, मान लीजिए एक वायर था, हीरा वायर। अभी क्या किया? इसको 3 गुना स्ट्रेच किया। क्या किया बच्चों? 3 गुना स्ट्रेच किया। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। ये वायर था जिसे हमने क्या किया? 3 गुना स्ट्रेच किया, तो उसकी लंबाई तो 3 गुना बढ़ गई, हाँ है ना? और लंबाई 3 गुना बढ़ गई तो बच्चों रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, रेजिस्टेंस में तो चेंज आएगा। अब आप बताएं, मान लीजिए इसका एरिया कितना था? ए था। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? ए था। अब आपसे कोई बोले कि इसका नया एरिया कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे? क्या एरिया में चेंज आएगा? तो जवाब है यस, एरिया में तो चेंज आएगा। क्यों सर? क्योंकि आप किसी वायर को खींच रहे हैं तो वो इतना मोटा होगा मान लीजिए, पर जैसे ही आप खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, पर एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एरिया कितना कम होगा? लंबाई कभी 3 गुना बढ़ रही है तो बच्चों एरिया जो होगा वो पुराने एरिया का क्या हो जाएगा? 1/3। मान लीजिए पुराना एरिया ए है तो नया एरिया क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ पुराना एरिया। ये बात समझ में नहीं आई तो आपको बता दूं बच्चों, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, जब भी किसी चीज़ को, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करते हैं या फिर खींचते हैं तो उसका लेंथ चेंज होती है, एरिया चेंज होता है, पर वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, हाँ है ना बच्चों? कभी आप लेंथ को 3 गुना कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया क्या हो जाएगा? कम। लेंथ बढ़ रही है तो एरिया क्या होना चाहिए बच्चों? कम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चों पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? तो आप कहेंगे सर रो L/A, ये पता होगा। तो बच्चों बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? मैं इसे इक्वेशन 1 देता हूँ। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R' इक्वल्स टू रो L'/A'। आप कहेंगे सर रो के साथ चेंज क्यों नहीं किया? तो आपको याद होगा रो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर के साथ तो चेंज हो नहीं रहा है और वायर सेम टू सेम है, इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो रो बच्चों L' की वैल्यू रखें। L' की वैल्यू कितनी है? 3L, और A' की वैल्यू कितनी है? A/3। कभी आप अपना दिमाग लगाए तो ये 3 जो डिवाइड में है कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो R' कितना हो जाएगा? 3 3 = 9, और अंदर क्या बचेगा? रो L/A। और आप बता सकते हैं ये रो L/A क्या होता है? तो आप कहेंगे सर रो L/A इज द ओल्ड रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने रेजिस्टेंस का कितना हो गया बच्चों? 9 टाइम्स। तो हम कहेंगे देयरफॉर R' कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। और बच्चों ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो यहां पर नया रेजिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चों? 90 ओम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया कि कभी आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो लंबाई तो बढ़ेगी स्वाभाविक, पर एरिया क्या होगा? कम होगा। सर कितना कम होगा? लंबाई कभी 3 गुना बढ़ रही है तो एरिया क्या होगा? 3 गुना कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। बच्चों याद रखिए, कभी लंबाई ट्वाइस हो रही है
तो एरिया a/2 हो जाएगा। कभी लंबाई 5 टाइम्स हो रही है तो एरिया a/5 होगा। सर कभी लेंथ आधी हो गई तो एरिया डबल हो जाएगा बच्चों। ये बात भी मैं समझा दूँ तो ये बात समझ में ही होगी। नया रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो नया रेजिस्टेंस हो गया 90 ओम। अब क्वेश्चन बोल रखा है न्यू रेजिस्टिविटी, तो सेकेंड में बोल दूं कि रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट क्यों हो गई। तो आपको पता होगा रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो सर किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। इसका मतलब रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, पर किस में चेंज आ गया? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस 10 ओम से कितना हो गया? 90 ओम। तो बच्चों समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने पहले से ही लिख रखा है, आपके टाइम का ध्यान रखते हुए कि टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं होना चाहिए वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और कभी आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसे खुद से करने की कोशिश करें, मुझसे पहले करें। चलिए बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 16 ओम। तो जो जो डेटा लिखा हुआ है उसको लिखते जाते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 16 ओम। में से लिखते जाता हूँ, तो जो जो डेटा मुझे मिलते जा रहा है उस पर मैं ब्रैकेट भी लगाते जाता हूँ। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, इज मेल्टेड, उसे पिघलाया गया और ड्रॉ किया गया वायर में ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब क्या किया गया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक वायर था, ये रहा वायर, ये एक वायर था जिसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं, और एरिया को कितना मान लेते हैं? A मान लेते हैं, हाँ है ना। अब क्वेश्चन में क्या किया गया कि इस वायर को पिघलाया। अब पिघला दिया गया, सोचिए कभी वायर को पिघला दिया और वायर की लेंथ कितनी कर दी गई? हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब इसकी लेंथ L थी तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। हाँ है ना बच्चों, लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2। अब आप कहेंगे कि सर लेंथ कभी L/2 हो रही है, लेंथ कभी L/2 हो रही है। मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूं, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो लेंथ है वो क्या हो चुकी है? पुरानी लेंथ की आधी। सर कैसे पता? यहां लिखा हुआ है, देखिए ओरिजिनल लेंथ की कितनी हो चुकी है? आधी, L/2। तो आप सोचिए कभी लेंथ आधी हुई है तो बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा? तो आप जान चुके होंगे एरिया जो होगा वो क्या हो चुका होगा? डबल। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर डबल क्यों हुआ? तो मैं फिर से बता दूं बच्चों, आप खुद ही सोचिए। आप मान लीजिए आपके पास एक सोने की रॉड है, क्या है? गोल्ड की रॉड है, हाँ है ना, जिसका वॉल्यूम पहले से हमें पता है। अब मान लीजिए उस गोल्ड की रॉड को आपने आधा कर दिया, गोल्ड की रॉड को आधा कर दिया, तो सोचिए ना, सोचिए खुद ही सोचिए, उसका एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता तो भैया गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर तो आप तो अमीर बन जाओगे, बहुत ही अमीर बन जाओगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब है नहीं, क्योंकि आपके पास जो पहले चीज़ थी अभी भी वही रहेगी, बस क्या डायमेंशन में चेंज आएगा। लेंथ आधी हो चुकी है तो एरिया क्या होगा बच्चों? डबल हो चुका होगा, हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस में भी चेंज तो आएगा, रेजिस्टेंस में भी चेंज तो आएगा। तो बच्चों बताओ पुराने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, R = ρL/, जिसे मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, और R की वैल्यू हमें पता है कितनी है बच्चों? 16 ओम। तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R' ρL'/A', हाँ है ना बच्चों। अब ये रो में क्यों चेंज नहीं किया? तो फिर से बता दूं, रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पर और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात दिमाग में बिठा ले, ठीक है। तो रो एज इट इज, L' की जगह कितना रख दे बच्चों? L/2, और एरिया की जगह कितना रख दे? 2 है। ये भी आपको समझ आ गया होगा, समझदार तो हो ही आप, ठीक है। तो R' = रो। अब आप दिमाग लगाए बच्चों, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे बिल्कुल, और क्या आ जाएगा बच्चों? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। सर पिछली बार तो अलग हुआ था, पिछली बार ये 3 ऊपर गया था। क्यों गया था? क्योंकि ये A/3 था, ये 3 ऊपर जाता है, पर यहाँ पर तो ये 2 ऊपर नहीं जाएगा। ये 2 और 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 1/4, और अंदर क्या बचा बच्चों? ρL/A। बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और बच्चों बताओ ρL/A
कि वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, बताओ कितनी है। तो आप कहेंगे सर हमें कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 16 ओम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कहाँ से मिला है आपको आंसर, फ्रॉम फर्स्ट से। अब 16 से 4 कैंसिल, तो बच्चों बताओ 4 से 16 कैंसिल, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ चुका है बच्चों, 4 ओम। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, नया रेजिस्टेंस आ चुका है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था नया रेजिस्टेंस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप सेकंड को चेक कीजिए, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल आसान होते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं हमें न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, आपसे न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि आपको थ्योरी नहीं आती है। कभी आपको थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है। तो बच्चों परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सर चेंज कैसे निकालते हैं, तो सर चेंज कैसे निकालते हैं ये बताएं। चेंज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पुराना रेजिस्टेंस माइनस नया रेजिस्टेंस, और कभी आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको डिवाइड करना होता है पुराने रेजिस्टेंस से। किससे बच्चों, पुराने रेजिस्टेंस से, और मल्टीप्लाई बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 100 से। तो यहाँ पर थोड़ा साफ साफ लिख दूँ, दिखना चाहिए 100 से। फिर से याद कर ले, दुनिया में किसी भी चीज़ का आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज। तो आप क्या करते हैं, पुरानी वैल्यू माइनस नई वैल्यू डिवाइड बाय पुरानी वैल्यू। जैसे आप सुनते होंगे कि यार पेट्रोल का भाव जो है 1% बढ़ गया। ये 1% क्या होता है, 1% का मतलब निकाला कैसे होगा, पुरानी वैल्यू माइनस नई वैल्यू डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू। नीचे हमेशा क्या आता है, पुरानी वैल्यू। तो बच्चों आर कितना है, आर है 16 ओम ये रहा, और नया रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और पुराना कितना है 16। 16 में से 4 गया 12, तो 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। कभी आपसे इसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा 16, और ये 25 ज़ा, और 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू 25 आंसर कितना आएगा बच्चों, 75%। मतलब कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ गया, 75%। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी लेंथ के साथ चेंज करते हैं तो एरिया में भी चेंज हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि लेंथ को आपने डबल कर दिया तो एरिया आधा होगा, लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो एरिया a/3 हो जाएगा, लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया तो एरिया a/5 होगा, पर वही लेंथ को आधा कर दिया तो एरिया डबल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप समझते होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। ऐसे हम और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और ओम्स लॉ पर भी तो हमें न्यूमेरिकल्स करना है, तो जल्दी से इसे लिख लें, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम कुछ और नए न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखते हैं नए न्यूमेरिकल्स में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम। मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, आर ओम, ठीक है। और व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, पूछा है कि इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। इफ इट इज स्ट्रेच टू n टाइम्स, जब इसे कितना स्ट्रेच किया गया है बच्चों, n टाइम्स। तो देखिएगा ध्यान से, मैं आपको कुछ बताने चाह रहा हूं, देखिएगा। तो यहां पर एक वायर है, पहले पिछली तरह का क्वेश्चन है, देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है, और पूछा है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा जब इसे कितना खींचा गया है, n टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, तो नई लेंथ क्या होगी बच्चों, सोच के बताओ। इसकी नई लेंथ होगी NL। क्यों सर, क्योंकि आप किसी वायर को खींच रहे हैं तो लंबाई तो बढ़ेगी। कभी आपने इसकी लंबाई को n टाइम्स कर दिया है तो नई लंबाई क्या होगी, NL। तो बच्चों सोचो, कभी ओरिजिनल एरिया A है तो नया एरिया क्या हो जाएगा, सोचो बच्चों, नया एरिया हो जाएगा A/n। क्यों होगा, क्योंकि लंबाई को आप n टाइम्स कर रहे हैं, तो भैया वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए एरिया को तो कम होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो जादू हो गया। जादू में ऐसे ही तो होता है कि आप क्या करते हैं, 100 रुपये को 1000 बना देते हैं, पर जबकि जादू नाम की चीज़ अर्थ पर या फिर यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, A/n। तो बच्चों बताओ पुराना रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सर R इक्वल्स टू होता है रो L/, ये तो आप सभी लोग अब जान ही चुके होंगे, ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश इक्वल्स टू रो
एल डैश बाय ए डैश, ये फॉर्मूला भी जानते हैं, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। आर में कोई चेंज, रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। तो आर डैश इक्वल्स टू रो, एल डैश की जगह क्या रख दूँ बच्चों, एन एल, और ए डैश की जगह कितना रख दूँ बच्चों, ए बाय एन। अब सोचे ये n कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो आर डैश इक्वल्स टू एन इंटू एन, कितना हो जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, रो एल बाय। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। और बच्चों बताओ, एक बात बताओ, रो एल बाय ए किसकी वैल्यू है, आर की। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, तैयार हो गया। क्या सर, फॉर्मूला क्या है कि कभी वायर को n टाइम्स खींचा तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू आर। सर मतलब कभी आपने उसकी लंबाई को दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, और कभी 3 टाइम्स खींचा तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। और अभी हमने किया भी था ये क्वेश्चन, कभी आप लंबाई को 4 गुना कर दें तो नया रेजिस्टेंस 16 टाइम्स होगा बच्चों। उल्टा देखते हैं, कभी आपने लेंथ को आधा कर दिया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया। और सर कभी चेंज पूछा हो तो चेंज भी निकाल देते हैं, फॉर्मूला ही तैयार कर देते हैं आपके लिए। तो परसेंटेज चेंज पूछा हो तो फॉर्मूला है ये, जहाँ भी रखोगे मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन आर, सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पुराना माइनस नया डिवाइड बाय आर इंटू कितना बच्चों, 100। ये फॉर्मूले को याद कर लें, हाँ है ना बच्चों। आर कितना है, आर ही है, और आर डैश कितना है, आर डैश है एन स्क्वायर आर, और डिवाइड में कितना बच्चों, आर इंटू कितना, 100। ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एन स्क्वायर, आर से आर कैंसिल। तो हमारे पास इसका भी एक फॉर्मूला आ चुका है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद कर ले, या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं करना है तो तरीका सीख ले। मैंने आपको दोनों ही चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है या फिर आपके मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नया क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वैरायटी वाला लिया है हमने। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A wire is stretched to increase its length by 10%। ये बात थोड़ी सी अलग लग रही है, देखते हैं क्या है। तो बच्चों एक वायर था जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, और उस वायर को खींच कर कितना बड़ा बना दिया गया है बच्चों, 10% से लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, कभी लेंथ कितनी थी, L थी, तो नई लेंथ क्या हो गई, नई लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट। बच्चों आपके फादर या मदर की सैलरी जब इंक्रीज होती है, मान लीजिए आपके पापा की सैलरी 10,000 है, कितनी है 10,000, और कभी 10% से कंपनी वालों ने उनका इंक्रीमेंट कर दिया, तो बताओ नई सैलरी कितनी होगी, 10,000 में आपको क्या ऐड करना होगा, 10% इंक्रीमेंट। हाँ है ना बच्चों। सिमिलरली कभी नई लेंथ की बात करें तो पुरानी लेंथ में ऐड करना होगा। सर कितना ऐड करना होगा, 10% ऑफ L। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये L क्यों प्लस किया, क्योंकि बच्चों आपके पापा की सैलरी पहली 10,000 थी और 1,000 बढ़ के 11,000 होगी ना, तो ये तो ओरिजिनल है, और ये क्या है, इंक्रीमेंट है जो उसके बॉस ने या आपके मम्मी पापा के बॉस ने खुश होके दिया है। तो बच्चों L डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो L डैश इक्वल्स टू L प्लस 10%। सर 10% कितना होता है, 10% इज 10/100L, 0 से 0 कैंसल, तो L डैश कितना आ जाएगा, L प्लस 1/10 इज 0.1L, और L प्लस 0.1L कितना हो जाएगा, 1.1L। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब नई लेंथ कितनी आ जाएगी, 1.1L। तो सोचिए लेंथ इतनी आ गई, एरिया A था, इसका रेजिस्टेंस R था, तो सोचिए एरिया में कितना चेंज आएगा। तो अभी मैंने बताया था, कभी लेंथ जो है इतनी हो चुकी है, 1.1 टाइम्स हो चुकी है, तो एरिया कितना होगा बच्चों, 1.1 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना। अरे बच्चों ये अभी तो बताया था।
लेंथ n टाइम्स तो एरिया a बाय एन, लेंथ 1.1 टाइम्स तो एरिया a अपॉन 1.1 टाइम्स। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों r का फॉर्मूला क्या होता है? तो r का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स रो एल बाई, ये तो आपको पता ही हो चुका होगा, हाँ है ना बच्चों। तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो नया रेजिस्टेंस होगा रो एल डैश बाय ए डैश, रो एल डैश एल डैश एल डैश एल डैश कितना है 1.1 एल, और ए डैश कितना है तो ए अपॉन में 1.1, 1.1 ऊपर गया तो 1.1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे एन स्क्वायर वाला। तो बच्चों 1.1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, और रो एल बाय ए क्या होता है पुराना रेजिस्टेंस, हाँ है ना। अरे बच्चों 1.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर, और रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए कितना है आर है, फ्रॉम फर्स्ट से लिख देते हैं, हाँ है ना बच्चों। अब आपसे कोई पूछे 1.1 का स्क्वायर तो होता है 1.21, मतलब नया रेजिस्टेंस हो गया 1.21। अब आपसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज, तो अभी बताया था परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसा, पुराना माइनस नया डिवाइड बाय पुराना, डिवाइड बाय पुराना, याद रखिएगा। या फिर आप बता दें, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, पर नीचे जो आता है पुराना ही आता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आर डैश की जगह क्या लिख दूँ बच्चों 1.21 आर, और आर कितना है आर ही है, और डिवाइड बाय कितना आर इंटू कितना 100 है। आर का भी कॉमन ले, कॉमन तो ले ही सकते हैं बच्चों, 1.21 में से 1 आर गया तो कितना बचेगा 0.21 आर, डिवाइड बाय आर इंटू 100, आर से आर कैंसिल, तो बच्चों आंसर आएगा 21%। कितना आएगा बच्चों 21%। अब मैंने आपको एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप अपने घर पे और प्रैक्टिस करें। तो बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, अब हम 1 या 2 क्वेश्चन ओम्स लॉ पे करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ के क्वेश्चन जो होते हैं V इक्वल्स टू आई आर बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए बस उसकी थोड़ा सा वैरायटी बता दूँ। तो आप जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर स्क्रीन को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे भी करते हैं। ओम्स लॉ बैठे बैठे बुरा मान रहा होगा, तो चलिए ओम्स लॉ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में हमने ऐसे सिंपल से क्वेश्चन कर लिए थे। ओम्स लॉ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, V इक्वल्स टू आई आर। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में आया था, वो भी 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? 2 मार्क्स के लिए आया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो बच्चों देखते हैं, अ 10 वोल्ट बैटरी, मतलब ये रही 10 वोल्ट बैटरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी, मतलब एक बैटरी नहीं है, कितनी बैटरी है बच्चों? 2 बैटरी है, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 38 ओम है, फिगर में दिया हुआ है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपको क्या निकालना है? करंट। तो चलिए बच्चों पहले देखते हैं, कभी सिर्फ एक बैटरी होती तो ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल्स टू क्या बच्चों? आई आर। तो लगा के देखते हैं। तो बच्चों बाय ओम्स लॉ शुरू तो करें बच्चों, देखते हैं क्या होगा। तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इक्वल्स टू आई आर। आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना है करंट। तो आप करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V के डिवाइड में लिख देंगे, किसको बच्चों? रेजिस्टेंस को। तो I कितना होगा बच्चों? V बाय आर। ये भी सिंपल है, I एज इट इज, V कितना है इस बारे में चर्चा करेंगे। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 38 ओम। अब बच्चों अब मान लीजिए सिर्फ एक ही बैटरी होती, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी होती, तो क्या लिखते हैं? 10/38, हाँ है ना। कभी सिर्फ 200 वोल्ट की बैटरी होती तो क्या लिखते हैं? 200/38। पर बच्चों इस बार एक बैटरी नहीं, कितनी बैटरी दी हुई है? 2। तो बच्चों आपको बता दूं, जब 2 बैटरी लगी हो, मान लीजिए बैटरी पहली ये रही आपकी, कौन सी है? 10 वोल्ट, ये दिख रही है, देखिए मैं यहाँ पर इनका प्लस माइनस चेंज नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी क्या है देखिएगा, इस माइनस से क्या कनेक्टेड है? माइनस, हाँ है ना। तो माइनस से माइनस कनेक्टेड है, और प्लस से कौन कनेक्टेड है? तो प्लस से कनेक्टेड है कौन बच्चों? 38 ओम।
मैं बिल्कुल डायग्राम में चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए प्लस से कौन कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है 38, तो प्लस से कनेक्टेड है 38 ओम। देखिए और 38 ओम से कौन कनेक्टेड है, दूसरी बैटरी का प्लस। ये रहा 38 ओम से बैटरी का प्लस कनेक्टेड है, ये दिख रहा होगा। मैंने डायग्राम में कोई चेंज नहीं किया है, याद रखिएगा। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये तो ऐसा था, नहीं बच्चों ये तो नीचे लिखा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए तो ये माइनस है और ये माइनस किससे कनेक्टेड है, माइनस से, तो माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। और प्लस किससे कनेक्टेड है बच्चों, प्लस से, तो प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस। अब बच्चों जब भी बैटरी का सीक्वेंस चेंज हो जाए, याद रखिएगा बैटरी का सीक्वेंस प्लस माइनस के बाद प्लस माइनस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सीक्वेंस चेंज हो गया, प्लस माइनस के बाद माइनस प्लस, सीक्वेंस चेंज हो जाए तो इनका जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो माइनस होके आता है। तो बच्चों बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो 200 में से किसको माइनस कर दें, 10 को। क्यों कर रहे हैं सर, एक बार और बताएं। देखिए इनका सीक्वेंस चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता तो हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस, फिर क्या हो रहा है, माइनस प्लस। सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा ऐसा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू 190 डिवाइड बाय 38, और 38 को डिवाइड करें 190 को डिवाइड करें 38 से, तो शायद से ये पूरा की पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 5 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सर नहीं आया तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, इसी में ही ले लेते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कैसा, ऐसा कुछ, और ये 38 ओम होता, ठीक है, ये 10 वोल्ट और ये कितना 38 ओम और ये 200 वोल्ट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा कर दिया। अब बताओ, अब आप कहेंगे कि ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है या अलग है, तो आप कहेंगे सर ये तो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखिए इसका माइनस किससे कनेक्टेड है, प्लस से, और प्लस किससे कनेक्टेड है, माइनस से। तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिएगा ये रहा पहला, तो ये रहा प्लस और ये रहा दूसरा माइनस। बच्चों ये समझ में आया होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये समझ आ गया होगा। अब आप देखिए इसका माइनस किससे कनेक्टेड है, प्लस से, ये माइनस जो है कनेक्टेड किससे है, प्लस से, और इसका प्लस किससे कनेक्टेड है, इसका प्लस कनेक्टेड है किससे, 38 ओम से, तो 38 ओम से, ठीक है बच्चों। फिर 38 के बाद कौन कनेक्टेड है, 38 के बाद कौन कनेक्टेड है बच्चों, माइनस, हाँ है ना। अब आप देखिए सीक्वेंस सेम है। जब सीक्वेंस सेम होता है तो बच्चों ओम्स लॉ जो लगेगा, I इक्वल्स टू V बाय R लगेगा, और इस बार दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 10 और 200 ऐड होके कितना बना देंगे बच्चों, 210, कितना 210, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड किया तो ये लगभग आंसर मेरे हिसाब से 5.5 एम्पियर आएगा, जो कि हाँ लगभग इतना ही आना चाहिए। तो बच्चों समझ में आया, कभी सीक्वेंस चेंज हो जाए तो सब्ट्रैक्शन होता है। ये वैसे सेल में हम वापस पढ़ते हैं, पर अभी फिलहाल ये ओम्स लॉ में मैं करवा रहा हूँ। तो ये दोनों क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट। पर यहाँ ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए सीक्वेंस सेम चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब सीक्वेंस सेम चले तो एडिशन होगा, और सीक्वेंस डिफरेंस हो जाए प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा। जल्दी से आप इसे लिख लें, स्क्रीन को पॉज कर ले और नोट डाउन कर ले। अब बच्चों अब मैं नए क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है बच्चों, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ ट्यूब इज इतना। मतलब प्रोटॉन के जो नंबर है वो ट्यूब में कितने हैं, 1.0 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। सर मतलब, अरे भाई ट्यूब में चार्ज फ्लो होते हैं, ये तो आप जानते हैं, हाँ है ना। कभी आपने बैटरी लगा दी तो इस ट्यूब में चार्ज मूव होने लगेंगे, और चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, 1.0 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड वाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन कितने ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो 2.7 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, और भैया बिना सप्लाई लगाए कोई मूव थोड़ी होगा। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
हाँ है ना, किसी भी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, पर जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो भैया बैटरी के पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, बैटरी के नेगेटिव की तरफ कौन मूव होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, ट्यूब का रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है बच्चों, ट्यूब का रेजिस्टेंस। तो लगाते हैं ओम्स लॉ, लगाते हैं बच्चों ओम्स लॉ, डरने की क्या बात है। तो बच्चों ओम्स लॉ लगाया, बताओ क्या होता है। तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर, कोई डरने की बात ही नहीं है, V इक्वल्स टू आई आर। आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब तो ये बच्चे बता सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज V बाय आई। हाँ है ना बच्चों, रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो V अपॉन आई। और सर करंट दिया है क्या, नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों क्या आपको एक फॉर्मूला पता है करंट का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो। करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हाँ है ना, क्या आपको चार्ज दिए हुए हैं, तो जवाब है नहीं, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्यू इक्वल्स टू एन ही जानते हैं। हाँ है ना, पर बच्चों यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन तो टोटल चार्ज है, पर यहाँ पे चार्ज दो टाइप के हैं, तो प्रोटॉन भी है और क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, आई इक्वल्स टू एन ई प्लस अब अपॉन में टी। यहाँ पे जो n है वो किससे मिलके बनेंगे, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। हाँ है ना, तो मैं i की जगह कितना लिख दूँ, i की जगह लिख देता हूँ NP प्लस NE इंटू ई। देखिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल नहीं करवा रहा हूँ। नीचे आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीन पे जाके देखता हूँ दिखा कि नहीं। बिल्कुल दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ है ना, R कितना, V बाई आई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। V क्वेश्चन में 230 वोल्ट दिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सर I तो दिया नहीं है, तो I की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q क्या होता है, N। ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया ही गया। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज से है, और चार्ज यहाँ पर दो टाइप के हैं, प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए Np प्लस Ne आएगा इंटू ई डिवाइड बाई टी। हाँ है ना बच्चों, Np कितना ये दिया हुआ है, Ne कितना ये भी दिया है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमें पता होना चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ फिर भी। तो R इक्वल्स टू V कितना है बच्चों, 230 वोल्ट। Np कितना है, Np है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 18। और टाइम मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड लिखा है, मतलब टाइम 1 सेकेंड है। तो Np प्लस Ne, तो ये तो Np हुआ। Ne कितना होगा, Ne होगा 2.7 इंटू 10 की पावर 18। ये Np प्लस Ne हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों, कोई डरने की बात नहीं है। 230 डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस करें तो दोनों की पावर सेम है 10 टू द पावर, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और हो जाएंगे 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो बच्चों मैं जगह कम है तो थोड़ा सा बस डायरेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा। 230 डिवाइड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके ये दोनों से 10 टू द पावर -1 आएगा बच्चों, 10 टू द पावर -1, और इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आएगा 5.92। कितना आएगा बच्चों, 5.92। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास आंसर पहले से ही लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा 388.5 ओम। कितना आएगा बच्चों, 388.5 ओम। थोड़ा हौश पौश हो गया है, पर बच्चों बहुत ही सिंपल है, V इक्वल्स टू आई आर लगाना था। हाँ है ना, यहाँ पर I के बारे में ही तो चर्चे थे। I क्या है, तो I कैसे निकाला, Q बाई टी से, और Q कैसे निकाला, Ne बाई टी से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से N यहाँ पर प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, दोनों को ऐड कर दिया और ये वैल्यू को डाल दिया और कैलकुलेशन कर लिया। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कभी लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करूँगा। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।